हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हीट के बारे में। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो समझते हैं कि ये हीट होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, हीट आपके अराउंड में बहुत जगह पे है, इवन आपकी बॉडी के अंदर भी हीट है। अब ये हीट होता क्या है? तो हीट एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, उसी तरह से हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे कहीं पे अगर लाइट नहीं रहता है तो हमको कोई भी चीज़ नहीं दिखता है क्लियरली। जैसे एक अंधेरे रूम में अगर मैं लाइट, मतलब जैसे अभी यहाँ पे लाइट दिख रहा है, अगर मैं लाइट ऑफ कर दूँ तो आपको इस बोर्ड पर कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, क्यों? रीज़न क्या है इसके पीछे का? क्योंकि लाइट एनर्जी नहीं है। उसी तरीके से हीट भी एक तरह का क्या होता है? एनर्जी होता है। ठीक है, अब ये एनर्जी आता कैसे है? तो ये एनर्जी बहुत तरह के फिनोमेना से आता है। जैसे आप रबिंग करो तो भी एनर्जी, हीट एनर्जी आ जाएगा, या फिर आप कंबशन करो, मतलब किसी चीज़ को जलाओ तो भी आपको हीट एनर्जी मिलेगा। तो आता कहाँ से वो नहीं देखना है, पहले हीट होता क्या है, हीट के इफेक्ट क्या होते हैं वो समझना है। तो हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो देखिए, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड वार्मनेस। बहुत बच्चा लोग यहाँ क्या करता है ना, हॉटनेस और कोल्डनेस लिख देता है। हीट कभी भी कोल्ड थोड़ी ना करेगा, हीट क्या करेगा? हॉटनेस और वार्मनेस। मतलब कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या प्रोड्यूस करता है? जो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन। किसका सेंसेशन? हॉटनेस और वार्मनेस का। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि सर हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हमको हॉटनेस और वार्मनेस क्लियर होता है। ठीक है, ये एक प्रोड्यूस करता है हॉटनेस और वार्मनेस। अब बात करते हैं कि यार जो हीट है, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ है हर चीज़ को नापने का कोई ना कोई यूनिट है। आपने यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो हीट को नापने वाला कौन सा यूनिट है? तो हीट को नापने वाला अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वो है जूल। ठीक है, क्योंकि इसको जूल नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, डेट्स वाई इसका जो हीट का ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो इसका एमकेएस यूनिट होता है वो क्या होता है? तो एमकेएस यूनिट इसका होता है किलो कैलोरी, जिसको हम लोग केसीएल से दिखाते हैं, किलो कैलोरी। कैलोरी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, किसी बॉडी के अंदर ज़्यादा कैलोरी है तो उसके अंदर ज़्यादा हीट है, कम कैलोरी है तो कम हीट है। ठीक है, अच्छा, सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है? केवल कैलोरी होता है। तो एमकेएस में किलो कैलोरी हो जाएगा और सीजीएस में केवल कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो कैलोरी है इसका क्या डेफिनेशन है, किलो कैलोरी का क्या डेफिनेशन है और जूल का क्या डेफिनेशन है। अगर आप एक बार कैलोरी का डेफिनेशन समझ जाते हैं तो आपको बाकी डेफिनेशंस भी समझ में आएंगे। तो देखते हैं 1 कैलोरी क्या होता है। देखो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो चीज़ लिखा हुआ है इसको आपको मैं अपने भाषा में समझाता हूं। देखो क्या करना है कि हमें 1 ग्राम पानी लेना है। कितना ग्राम पानी लेना है? 1 ग्राम पानी लेना है। और 1 ग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देना है। अब जो 1 ग्राम पानी हमने लिया वो 0 डिग्री सेल्सियस का था, मीन्स ठंडा था। अब उसको क्या करना है, या फिर मान लेते हैं जो 1 ग्राम हमने पानी लिया वो 30 डिग्री सेल्सियस था, तो 30 डिग्री सेल्सियस था उसको 31 कर देना है। 1 ग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो आपको हीट एनर्जी का जरूरत पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब ये जो 1 ग्राम पानी है ये 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस ले जाओ तो भी 1 कैलोरी लगेगा। 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस ले जाओ तो भी 1 कैलोरी ही लगेगा। बात समझ में आ गया कि क्या होता है 1 कैलोरी? तो 1 कैलोरी ये होता है कि आपने कितना हीट एनर्जी दिया 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस लाने में। ठीक है, 1 ग्राम पानी था, उसको अगर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पे था तो तुमको 31 लाने में तुमने उसमें कितना हीट एनर्जी दिया। जितना तुमने हीट एनर्जी दिया वही हो गया 1 कैलोरी के बराबर। क्लियर है? अब इसी की तरह आपका होता है 1 किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी में क्या कर लेते हैं, किलो आ गया तो यहाँ पे जो पानी होगा वो क्या हो जाएगा? 1 kg हो जाएगा। जैसे वहाँ 1 ग्राम था तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 kg हो जाएगा। तो सिंपल 1 किलो कैलोरी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि 1 kg पानी में अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट एनर्जी आता है उसको हम क्या कहते हैं? 1 किलो कैलोरी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जूल क्या होता है? 1 जूल क्या होता है? तो जैसे यहाँ पे 1 ग्राम था, यहाँ 1 kg था, यहाँ पे जूल में एक स्पेसिफिक वैल्यू है। स्पेसिफिक वैल्यू क्या है कि 1/4.186 ग्राम पानी में
वाटर यहाँ भी रहेगा, ठीक है। इस डेफिनेशन को मैंने लिखा नहीं आगे, क्योंकि आप तो इसको देख करके यार खुद लिख सकते हो। खाली चेंज क्या करना है, जब 1 कैलोरी रहेगा तो यहाँ ग्राम कर दो, यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस। किलो कैलोरी रहेगा, यहाँ ग्राम के जगह 1 kg कर दो, बाकी 1 डिग्री सेल्सियस। और जूल रहेगा तो 1/4.186 ग्राम कर दो, बाकी 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। 1 कैलोरी का मतलब क्या, 1 ग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में तुमको कितना हीट एनर्जी चाहिए, वो 1 कैलोरी है। 1 किलो कैलोरी क्या होता है, 1 kg पानी में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में तुम्हें कितना हीट चाहिए, वो होता है 1 किलो कैलोरी। और 1 जूल क्या होता है, 1/4.186 ग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना हीट चाहिए वो क्या होता है, 1 जूल होता है। ओके, तो ये यूनिट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है टेम्परेचर। देखो, हीट एकदम अलग चीज है, टेम्परेचर एकदम अलग चीज है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और टेम्परेचर उसी फॉर्म को नापने का एक मेजरमेंट है, ठीक है। तो टेम्परेचर अलग चीज है। अब देखो टेम्परेचर क्या है, इट इज द इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट का मतलब समझते हो, जो हीट कहीं पे किसी बॉडी में अगर हीट है तो इस हीट के वजह से उसका इफेक्ट होता है। जैसे आपने कोई दवा खाया तो आपको एक साइड इफेक्ट होता है ना, तो उसी तरीके से टेम्परेचर क्या है, हीट के आने पे आने वाला इफेक्ट, ठीक है। तो हीट जिस भी बॉडी में आएगा वहां पे एक इफेक्ट आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर। और यही टेम्परेचर से हम बता पाएंगे कि इस बॉडी में हीट कितना ज़्यादा है और कितना कम है। ओके, तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज अ इफेक्ट ऑफ हीट। अच्छा, ये क्या करता है भाई, तो ये मेजर है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस का, ठीक है। ये मेजर करता है, क्या मेजर करता है कि भैया कोई भी बॉडी कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। लेकिन हीट एनर्जी मेजर नहीं करता है। हीट एनर्जी तो खुद में सेंसेशन है भाई, वो तो खुद में सेंसेशन है हॉटनेस और वार्मनेस का, ये मेजर थोड़ी ना करता है। लेकिन टेम्परेचर क्या करता है, मेजर करता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर हीट के आने के बाद आता है, क्योंकि हीट जहां रहेगा वहां इफेक्ट आएगा और वही इफेक्ट बताएगा हमें कि ये बॉडी कितना ज़्यादा है, कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ठीक है। हीट ज़्यादा तो ज़्यादा हॉट, मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस बढ़ जाएगा। हीट कम तो डिग्री ऑफ कोल्डनेस हो जाएगा, वहां पे हॉटनेस घट जाएगा, ठीक है। तो एक बात याद रखेंगे, टेम्परेचर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ हीट होता है। ये करता क्या है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है। इट इज मेजर बाय थर्मोमीटर। ये तो सबको पता है भैया कि जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर से हम लोग क्या चीज नापते हैं, टेम्परेचर को नापते हैं, ये सबको पता है। अच्छा सर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। बहुत बच्चा बोले केल्विन नहीं सर, डिग्री सेल्सियस भी होता है। अरे भैया डिग्री सेल्सियस भी होता है। अच्छा सर, फ़ारेनहाइट भी होता है, हाँ फ़ारेनहाइट भी होता है। लेकिन ऐसा यूनिट अगर कोई पूछे टेम्परेचर का तो क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है केल्विन, याद रहेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा टेम्परेचर को और डिटेल करते हैं। किसी भी बॉडी में टेम्परेचर कैसे पता चलता होगा कि इस बॉडी में इतना टेम्परेचर है, तो देखो हर बॉडी किसी ना किसी मॉलिक्यूल से मिलके बना है। मेरा बॉडी ही है तो मेरे बॉडी में भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे, इस मार्कर में भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे, इस बोर्ड में भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे, उससे मिलके बना है। अब अगर हम इसको हीट देते हैं तो इनके अंदर जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, वो भयानक मोशन करने लगेंगे। मतलब उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। अभी इसके अंदर पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, होंगे ना। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, है ना। और न्यूट्रॉन तो बस मास के लिए होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रैंडम मोशन कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही इसको हीट करेंगे ना, इसके इलेक्ट्रॉन भागने लगेंगे बहुत स्पीड में। और वही भागने के स्पीड को देख करके आदमी क्या पता करता है कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी। ये क्या है, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, इस बॉडी का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, मतलब इस बॉडी के अंदर पार्टिकल्स होंगे। देखो इस बॉडी का भी अपना एक टेम्परेचर होगा, इसको कैसे पता करेंगे, तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी का एवरेज कर देंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी का मीन निकाल देंगे, ठीक है। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी का एवरेज करते हैं तो हमको क्या पता चलता है, टेम्परेचर पता चलता है। इसी बेसिस पे हम लोग टेम्परेचर नापते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग डेफिनेशन था। अगर तुमसे कोई पूछे टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर में तुम ऐसे ही बोल सकते हो इट इज इफेक्ट ऑफ हीट, और तुम ऐसे ही बोल सकते हो इट इज द मेजर ऑफ एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो
होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अच्छा, पांचवा पॉइंट क्या है कि अगर किसी बॉडी पे हम हीट सप्लाई करते हैं तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे भैया ये कौन बताने वाली बात है, ये तो सबको पता है। किसी बॉडी पे हीट बढ़ाओ टेम्परेचर बढ़ना है, हीट घटाओ टेम्परेचर घटेगा। तो मैंने ऐसे लिख दिया कि हीट अगर किसी बॉडी पे तुम सप्लाई करते हो मीन्स बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। और हीट अगर किसी बॉडी से तुम रिमूव करते हो तो टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक तवा था, तवा समझते हो ना, तवा जिस पे रोटी बनता है। तो एक तवा था और उसको मैंने नीचे से हीट देना स्टार्ट किया। तो जब हम तवे में, तवा जो पहले था वो नॉर्मल टेम्परेचर पे था, जैसे ही मैंने उसको हीट देना स्टार्ट किया उसके अंदर क्या बढ़ने लगा, हीट एनर्जी बढ़ने लगा। और हीट एनर्जी बढ़ा तो तवे का टेम्परेचर बढ़ा। अब क्या किया मैंने कि उसी तवे पे जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ तवा था उसी पे मैंने क्या कर दिया, एक मग पानी डाल दिया। जब मैंने पानी डाल दिया तो वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे हीट होने लगा रिमूव। ठीक है, तो अगर हीट रिमूव होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, हीट सप्लाई होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो होप गाइज कि ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर स्केल्स क्या होते हैं। जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, आपने देखा ना, आपको पता होगा सेल्सियस होता है सर, फ़ारेनहाइट होता है सर, केल्विन होता है। तो हम लोग देखेंगे कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन क्या होता है और उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाते हैं और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे जाते हैं, या सेल्सियस से केल्विन में डायरेक्ट कैसे चले जाते हैं, या फिर केल्विन से फ़ारेनहाइट में कैसे चले जाते हैं। तो ये कन्वर्जन पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो अभी इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे मूव करते हैं। सो गाइज अब हम लोग देखने वाले हैं कन्वर्जन, कि यार कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से केल्विन में वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जब भी हम कन्वर्जन करेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर स्केल होता है पहले उसको समझते हैं। देखो हमारा जो टेम्परेचर स्केल है इसमें 3 स्केल्स होते हैं। पहली बात तो ये समझो, ये टेम्परेचर स्केल है। टेम्परेचर स्केल का मतलब क्या, ये यूनिट है यार, ये एक तरह का यूनिट है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एक तरह का यूनिट है। तो जो सेल्सियस स्केल है इसके अंदर समझिए कि 2 पॉइंट्स होते हैं। 2 पॉइंट क्या मतलब, 2 पॉइंट का मतलब कि सर एक पॉइंट होगा जो उसका सबसे लोअर होगा और एक पॉइंट होगा जो उसका सबसे हायर पॉइंट होगा। तो अगर हम सेल्सियस स्केल में बात करें तो इसमें जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब सबसे कम टेम्परेचर अगर हो सकता है सेल्सियस में तो होगा वो क्या, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और सबसे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, ये चीज़ है। अच्छा, फ़ारेनहाइट में क्या होता है, फ़ारेनहाइट में सबसे कम टेम्परेचर जो होता है, देखो मैंने यहाँ पे लोअर फिक्स पॉइंट नहीं लिखा, लोअर लिखा क्योंकि मेरा टाइम बचे। तो आप लोग इसको ऐसे अगर नोट्स करोगे तो अच्छे से करना, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में जो लोअर होता है उसका कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर अपर देखें तो अपर कितना होता है, 212 मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। अच्छा, केल्विन स्केल में देखें तो लोअर कितना होता है, देखो जनरली लोग बोलते हैं कि केल्विन स्केल 273 केल्विन होता है, लेकिन 273.15 होता है। ठीक है, याद रखिएगा 273.15। तो देखो लोअर में इसमें क्या होता है, 273.15 केल्विन होता है और अपर में इसमें होता है 373.15 केल्विन। सर ये लोअर अपर समझ में आ गया ना आपको। लोअर अपर का मतलब क्या होता है, लोअर मतलब सबसे कम टेम्परेचर, अपर मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। इसको याद रखना है आपको क्योंकि आगे बहुत यूज़ है इसका। ठीक है, तो इसको याद रखना अच्छे से। ओके अच्छा, जब भी हम केल्विन स्केल को कन्वर्ट करेंगे ना, एक चीज़ याद ध्यान से सुनना कि जब भी हम केल्विन स्केल को कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 0.15 है ना, वो 0.15 को नहीं लेंगे, 273 लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके मान लीजिए एग्जाम में अगर आपसे आता है कि जो केल्विन स्केल है उसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, तो 273.15 केल्विन लिखना है। ठीक है, ओके चलो अब बात करते हैं कन्वर्जन पे। तो देखो कन्वर्जन अगर हम देखें कि डिग्री सेल्सियस से हमको फ़ारेनहाइट जाना है, तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 9c/5 इज इक्वल टू F-32। इस फॉर्मूले को एकदम रट लो। क्या होता है कि भैया डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, 9c/5 इज इक्वल टू F-32।
ओके, ये फार्मूला याद हो गया। अब इसके ऊपर हमने क्वेश्चन लिख रखा है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। तो भैया 37 डिग्री सेल्सियस को किस में बदल दो? फ़ारेनहाइट में बदल दो। तो कैसे बदलेगा? देखो हम लोग फार्मूला लगाएंगे ये वाला 9 इंटू, देखो यहाँ C लिखा हुआ है ना, C का मतलब होता है कि सेल्सियस में जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वही वैल्यू आपको रखना है। तो सेल्सियस में आपको कितना वैल्यू दिया हुआ है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमने रख दिया 37 और डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32। ओके, अब ये डिग्री है, ये भी डिग्री है। अब 9 इंटू 37 अगर करें तो ये कितना आता है? लगभग लगभग यहाँ पे आ जाएगा आपका 333 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना। तो ये 333 बाई 5 आएगा और इधर आ गया आपका कितना? F माइनस 32, ठीक है। इसको अगर हम कट करें तो इसको कट करने पे लगभग लगभग आपका ये 5 से 6 बार में ये आ जाएगा लगभग लगभग आपका 66.5 डिग्री, ठीक है। और ये 66.5 डिग्री आ गया इधर से, और इधर बचा क्या? F माइनस 32, यही बचा ना। अब देखो इसको और अच्छे से करो तो ये माइनस 32 इधर आएगा तो प्लस 32 हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान से समझना इस स्टेप को। ये F है, ये माइनस में है, ये माइनस इधर आएगा तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा। तो इधर जो चीज़ था पहले उसको लिख लेते हैं। क्या था? 66.5 है ना, उसमें क्या प्लस हो जा रहा है? 32 प्लस हो जा रहा है। तो इधर 32 प्लस हो गया। जैसे ही 32 प्लस आया तो ये कितना हो गया? 98.5। तो फ़ारेनहाइट के लगभग में क्या आ रहा है? 98.5 डिग्री आ जा रहा है, ठीक है। इतना फ़ारेनहाइट होगा। बात समझ में आ गया? ये चीज़ क्लियर हो गया? कैसे हुआ? कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था यार, फार्मूला लगाया हमने और फार्मूला लगा के बना दिया, सॉल्व कर दिया, खत्म कहानी, है ना। बहुत बच्चा लोग सोच रहा सर ये 66 इधर था, इधर कैसे आ गया? तो भाई इधर नहीं है, ये F को इधर ही रहने दिए, इसको उधर भेज दिए हैं, ठीक है। वही चीज़ की है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये चीज़ हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे जो डिग्री सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट के इक्वल हो जाए। मतलब बताओ ऐसा कौन सा टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग करना है। तो हमने देखा क्या, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए अपने पास यही फार्मूला है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे ये इक्वल होगा उस टेम्परेचर को हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी एक टेम्परेचर ले लेते हैं, उसको हम क्या मान लेते हैं? लेट द टेम्परेचर विल बी, टेम्परेचर को हम क्या मान लेते हैं? टेम्परेचर को हम मान लेते हैं एक्स। अब हमारा टेम्परेचर एक्स अगर हो गया है तो हमारे पास फॉर्मूला था 9c/5 इज इक्वल टू F माइनस 32, ये था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? C के जगह पे भी हम रख देंगे x, क्योंकि हमने इस टेम्परेचर को क्या मान लिया? x मान लिया। कौन से टेम्परेचर को? वैसे टेम्परेचर को जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में इक्वल होगा, उसको हमने x मान लिया। तो यहाँ पे भी हमने x रख दिया डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पे भी हमने x रख दिया माइनस 32। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा भाई? ये सॉल्विंग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से, ये बन रहा है क्या अपने पास? 9x/5 और ये इधर बन रहा है क्या? x माइनस 32। तो हम लोग को क्या पता है बेसिक अलजेब्रा कि भैया x वाले को एक साइड कर दो, तो हम x वाले को एक साइड कर देते हैं और बाकी हमारा जो 32 है उसको इधर ही रहने देते हैं। तो x वाले को एक साइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 9x/5 और यहाँ x जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 32। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना। अब इसके एलसीएम को ले लें तो यहाँ हो गया 5 कट गया तो ये बच गया 9x और यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 5x और इधर बच गया माइनस ऑफ 32। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 9x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा? 4x और यहाँ पे 5 था तो 4x/5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 32। तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 32 इंटू में 5, ठीक है ना। और 32 बचे कितना होता है ये आप सबको पता है, 160। तो ये बन गया माइनस ऑफ 160 और इधर बन गया 4x। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 160 डिवाइडेड बाई 4, कट के कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू, अगर 4 को इससे काटे कितना आ गया? 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। तो मीन्स माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर हो जाएगा? फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। एक बार फिर से अपने कैलकुलेशन को चेक कर लें, कहीं प्रॉब्लम नहीं ना है। यहाँ भी x रखा, यहाँ भी x रखा, माइनस 32। ओके, ये इधर आ गया, माइनस हो गया। ओके, ये माइनस में ही था। चलो ठीक है। ये उधर, हाँ ठीक, सही है। तो कौन सा डिग्री सेल्सियस पे? 40 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। कौन से? माइनस 40 डिग्री पे। ओके, ये क्लियर है। अच्छा, अब बात आता है कि हमको सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। तो भैया सेल्सियस से केल्विन बदलना बहुत बड़ी बात नहीं है।
इसका फॉर्मूला क्या है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब तुमको जितना भी सेल्सियस दिया हुआ है उसमें तुम 273 को ऐड कर दो, वही हो जाएगा तुम्हारा केल्विन में। जैसे कि यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दे रखा है कि 40 डिग्री सेल्सियस को किस में बदल दीजिए, केल्विन में बदल दीजिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस अपने पास कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम किससे जोड़ देंगे 273 से। तो 273 प्लस 40 जोड़ो कितना होगा, ये लगभग 313 के आसपास, हाँ 313। तो 313 डिग्री केल्विन, ठीक है, ये अपना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है 313 डिग्री केल्विन। तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने सीखा यहाँ से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना, ठीक। फिर आपने सीखा कि कौन से टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होता है। फिर आपने सीखा सेल्सियस से केल्विन में हम लोग कैसे बदलते हैं। लेकिन अभी आपने ये नहीं सीखा है कि फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे बदलते हैं। क्या सीखा, नहीं सीखा। तो अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिससे आप फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदल सकते हैं, या केल्विन से फ़ारेनहाइट, मतलब कोई सा भी स्केल दे दो तुम कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। एक रामबाण मैं तुम्हें देने वाला हूं जो तुमको कोई सा भी यूनिट को कन्वर्ट करवा देगा, ठीक है। तो वो इसके बाद वाले स्लाइड में होगा, तो इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद वाले स्लाइड में अपने रामबाण को देखते हैं कि भैया रामबाण क्या है। सो गाइज, अब हम लोग देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। मतलब इस चीज़ से आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि आपको कैसे केल्विन से फ़ारेनहाइट में जाना है, या फिर आपको कैसे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना। मतलब कोई सा भी आपको दे दे आप उसको चेंज कर लोगे, ठीक है, पहले भी मैंने बोला है। तो जैसे मान लो इसके लिए एक फार्मूला है, अब ये फार्मूला ही है जिसको मैं बार बार बोल रहा था कि ये रामबाण है तुम्हारे लिए। तो ये फार्मूला क्या है, देखो आपको जो भी स्केल दिया हुआ है, जैसे मान लो आपको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखा है कि 37 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है ना, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। हम लोग पहले एक फार्मूला से किए थे, उसमें कितना आया था 98.6 ऐसे कुछ करके आ रहा था। तो यहाँ पे इस फार्मूले से चेक करना है कि 37 डिग्री सेल्सियस किस में, फ़ारेनहाइट में कितना आ रहा है, और ये फार्मूला हर स्केल के लिए काम करेगा। तो ये फार्मूला है क्या, देखो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको दो चीज़ दिया रहेगा। जब भी आपको कन्वर्जन करना रहेगा 2 यूनिट तो देगा ही देगा, मतलब 2 अलग अलग सेल्सियस स्केल आपको देंगे ही देंगे। तो इसमें क्या करना है कि आपको ये वाला जो सेल्सियस स्केल है, देखो ये वाला हो गया सेल्सियस स्केल, ये वाला हो गया फ़ारेनहाइट स्केल। तो आपको क्या करना है कि दोनों के लिए अलग अलग लिख लेना है। क्या लिख लेना, देखो फार्मूला क्या बनता है, टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट आपको पता है, और नीचे डिवाइड कर देना है अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट से, और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। मीन्स आपको मोटा मोटी क्या चीज़ चाहिए, आपको मेन क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला कि जो टेम्परेचर दिया है एक स्केल में वो कितना है, दूसरा लोअर पॉइंट कितना है, और अपर पॉइंट कितना है। अगर ये आपको पता चल गया तो आप कहानी कर लेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले को, इस चीज़ को चेंज करके चेक करते हैं कि ये फार्मूला अपना सही है कि नहीं है। तो देखते हैं अपने को क्या करना है, सेल्सियस से किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है, ठीक है। किसको बदलना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो भैया सबसे पहले हमको सेल्सियस का टेम्परेचर पता करना होगा, हमको कितना टेम्परेचर बदलना है। तो सपोज दैट हम टेम्परेचर ऑन वन स्केल को हम लिख देते हैं कि भैया मेरा टेम्परेचर ऑन वन स्केल कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब आप सबको पता है कि सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है, लोअर पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, सेल्सियस का लोअर पॉइंट होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर अपर पॉइंट की बात करें तो अपर पॉइंट क्या होता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरह से अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में हमको पूछा है कि कितना होगा, तो हमको फ़ारेनहाइट तो पता है नहीं, तो फ़ारेनहाइट में मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया क्योंकि हमको पता नहीं है। अच्छा, इसका लोअर पॉइंट तो हमको पता है ना, फ़ारेनहाइट का लोअर पॉइंट आप सबको पता होगा कितना होता था, 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सॉरी। और अपर पॉइंट कितना होता था, अपर पॉइंट होता था 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता था। अब हमको ये सारा चीज़ पता चल गया है। अब इसको हम सिंपली फार्मूला में लगाएंगे। देखो टेम्परेचर ऑन वन स्केल, इसको उठा के यहाँ डाल देंगे, लोअर फिक्स पॉइंट 0 रख देंगे, अपर फिक्स पॉइंट 100 रख देंगे, लोअर फिक्स पॉइंट फिर से 0 रख देंगे। तो ये जो इतना बड़ा फार्मूला लिखा हुआ है ना, इसको हम एक छोटे से वैल्यू में लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, देखो ये लिखा हुआ है टेम्परेचर ऑन वन स्केल, तो टेम्परेचर ऑन वन स्केल को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो टेम्परेचर ऑन वन स्केल को मैंने T1 लिख दिया, माइनस क्या है लोअर पॉइंट, तो इसको मैंने लोअर पॉइंट लिख दिया, डिवाइडेड बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर ऑन अदर स्केल टेम्परेचर 2 माइनस लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय
अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ये चीज़ लिख दिया। तो ये एक शॉर्ट में आ गया कि भाई अपना ये शॉर्ट में फार्मूला है। अब इसी फार्मूला का यूज़ करना है अपने को यहाँ पे। तो देखो टेम्परेचर ऑन वन स्केल, हमारा जो टेम्परेचर ऑन वन स्केल कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 37 डिग्री सेल्सियस और माइनस कर देना है किससे, लोअर पॉइंट से। तो भैया लोअर पॉइंट कितना है 0 है ना, डिवाइड करना है किससे, अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। तो अपर पॉइंट मेरा कितना है 100 और उसको माइनस कर देना है लोअर पॉइंट से। लोअर पॉइंट कितना 0 इज इक्वल टू में टेम्परेचर 2 हमको नहीं पता है तो मैंने उसको यहीं लिख दिया, टेम्परेचर 2 ही लिख दिया, माइनस इसका लोअर पॉइंट, टेम्परेचर 2 का लोअर पॉइंट क्या है 32, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 32 फ़ारेनहाइट। तो अभी यहाँ पे डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट वगैरह नहीं लिखते, जो वैल्यू है वो लिखते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नीचे क्या है अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, लेकिन ये अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट किसके लिए है, ये सेकंड स्केल के लिए। तो अपर पॉइंट कितना है 212 माइनस लोअर पॉइंट कितना है 32, ये रख दिया हमने। अब इसको हम लोगों को सिंपली क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो इसका सॉल्विंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है भाई, यहाँ करते हैं। तो देखते हैं कि ऊपर में क्या आएगा, ऊपर आएगा 37, नीचे आएगा क्या, नीचे आएगा 100, 100 में से 0 गया तो 100, 37 में से 0 गया तो 37, ओके। यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है T2 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 में से 32 जाएगा तो 12 इधर से और 20 इधर से, मतलब 180। यहाँ पे क्या बच गया 180, ठीक है। अब आप देखो, ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा ये, इसको देखें तो हम यहाँ से 100 और 180 को काट सकते हैं क्योंकि इक्वल में है। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 9, है ना। 0 0 उड़ गया, 18 और 10 को काट दिए 5 और 9 से, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। तो इस चीज़ को अब हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 37/5 और ये जो 9 है, ये 9 इधर से इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू क्या आ गया T2 माइनस 32, ठीक है। अब 9 इंटू 37 कितना होता है, 9 इंटू 37 आप सबको पता है ये बेसिकली होता है 333 डिवाइडेड बाई 5, पहले भी हमने किया था। और इज इक्वल टू में कितना आ गया T2 माइनस में 32, ये माइनस 32 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 32। आप सबको पता है इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे वही आपका जो मैंने वहाँ पे भी आया था, कितना आया था अपना, लगभग 66.5 आया था। और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 32 इज इक्वल टू में T2, इनको जोड़ेंगे तो T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, T2 का वैल्यू लगभग 98.5 के आसपास आएगा, ठीक है, 98.5 फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है। तो T2 का वैल्यू कितना आ गया 98, पहले भी हमने करा था, पहले भी 98 आया था, यहाँ भी कर रहे हैं, कितना आ रहा है 98 ही आ रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला थोड़ा अलग है, इस फार्मूले से आपको कोई भी कन्वर्जन दे आप कर सकते हैं। बस आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए एक टेम्परेचर तो कम से कम पता होना चाहिए, और दूसरा दोनों स्केल का तुम्हें लोअर और अपर पता होना चाहिए। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट को याद कर लेना, क्योंकि आगे यूज़ होगा, आगे यहीं पर यूज़ पड़ता है, ठीक है। तो होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से बैक जाके एक बार और अच्छे से देख लो इसको, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। देखो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक्चुअली में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है। तो थ्योरेटिकली क्या पॉसिबल है, क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो देखो ऐसा टेम्परेचर जिस पे प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर अलग चीज होता है, वॉल्यूम अलग चीज होता है, किसका, गैस का। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाए, थ्योरेटिकली बिकम जीरो, थ्योरेटिकली जीरो हो जाए, तो उस तरह के टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। देखो द टेम्परेचर एट विच प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस थ्योरेटिकली बिकम जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, बात समझ में आ गया। और प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा एनटीपी क्या होता है, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, तो देखो जब तुम सी लेवल पे जाओगे तो सी लेवल पे जो टेम्परेचर है वो अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 डिग्री केल्विन हो जाए, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस को ही हम लोग 273 लिखते हैं, है ना। तो बोल रहा है कि एट सी लेवल जो टेम्परेचर है अगर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 डिग्री केल्विन हो, और जो प्रेशर है, किसका प्रेशर, गैस वगैरह का जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, क्योंकि प्रेशर को सेंटीमीटर ऑफ मरकरी से ही नापा जाता है, जिसको बेसिकली हम लोग टॉर कहते हैं। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी अगर प्रेशर हो तो वो क्या कहलाता है, एनटीपी कहलाता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहलाता है। फिर से एक बार बोल देता हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या है कि सी लेवल पे जब
आपका टेम्परेचर कितना हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यानी कि 273 डिग्री केल्विन हो जाए, और प्रेशर कितना हो जाए, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो जाए, तो उस तरह के चीज़ को हम कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझना था। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद होगा हमारा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कि जो हीट है वो किस किस मोड से ट्रांसफर करता है, मतलब हीट का ट्रांसफर होने का क्या क्या मोड है। तो आपके सामने 3 मोड्स आते हैं। ठीक है, एक आता है कंडक्शन, दूसरा आता है कन्वेक्शन, और तीसरा आता है रेडिएशन। और आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है कि कंडक्शन क्या होता है। ठीक है, कंडक्शंस के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, गुड कंडक्टर क्या है, बैड कंडक्टर क्या है। फिर उसके बाद आपको कन्वेक्शन पढ़ना है, कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन के एप्लीकेशन पढ़ने हैं। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, है ना। और उसके बाद आपको पढ़ना है लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी आपका कंडक्शन का ही पार्ट है, तो कंडक्शन में ही लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होगा, उसके बाद कन्वेक्शन और उसके बाद रेडिएशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाला है, जो कि है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को।